पार्ट 1। सर सारे क्वेश्चंस नहीं किए थे। लेकिन कुछ कुछ जो मैंने दिया था वो सारा डिस्कस कर लिया था। हाँ सर सर। अच्छा। और मैंने आपको प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर, उसमें क्या क्या पढ़ाया था मैंने? स्टार्टिंग के थोड़े पढ़ाए थे। कुछ पॉइंट पढ़ाए थे ना? अच्छा, ये सब पढ़ाया था मैंने आपको। ओके। Surface of the conductor is equipotential surface and volume of the conductor is equipotential volume, ये बात हो गई थी। इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ये भी बात हो गई थी। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, ये भी बात हो गई थी। सारा चार्ज सरफेस के आउटर सरफेस पे रहता है, ये भी बात हो गई थी हमारी, ठीक है ना? ठीक है, तो हम पहले चलो ये बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर को लेकर ही। मैंने आपको 4 पॉइंट बताए थे और आगे के भी कुछ पॉइंट है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो फिफ्थ पॉइंट जो है, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ। प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास में इसमें हम बात करने जा रहे हैं कि एक तो इसमें मतलब मैं इसमें बात करूंगा कि जैसे एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर के बारे में, इसके बारे में बात करूंगा। फिफ्थ पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। तो इसमें क्या है कि मान लो यहाँ कोई हमने कंडक्टर लिया है और इस कंडक्टर को हमने चार्ज दिया है, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ इस पे हो जाएगा जो कि आउटर सरफेस पर जाएगा है। ठीक है, तो आप देखोगे कि हर पॉइंट पर जो चार्ज डेंसिटी होगी, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी हर पॉइंट पे क्या होगी, यहाँ अलग अलग होगी। क्यों? क्योंकि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है हर जगह क्या है, अलग अलग है। तो वो भी डिस्कस करूंगा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जहाँ कम होगी वहाँ चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होती है। तो यहाँ आप देखोगे कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है इसके अंदर क्या होगी, यहाँ कंडक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, जीरो होगी। मैं यहाँ एक स्मॉल पैच ले रहा हूँ, मतलब यहाँ हम बात कर रहे हैं इस पॉइंट के यहाँ की, तो यहाँ मैं एक स्मॉल पैच ले लेता हूँ, यानी एक स्मॉल पैच है। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि इस स्मॉल पैच की जब मैं बात कर रहा हूँ, यानी सरफेस से, सरफेस के जस्ट आउटसाइड जाएंगे, जस्ट इनसाइड जाएंगे। जस्ट जब इस सरफेस के आप इनसाइड जाते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यहाँ जीरो होगा।
और जस्ट आउटसाइड आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर मिलेगा, क्योंकि ये पॉइंट मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, तो ये स्मॉल पैच में यहाँ ले रहा हूँ, तो मैंने मान लिया कि ये स्मॉल पैच यहाँ है ना, मतलब आप मैं यहाँ ले लेता हूँ इसको स्मॉल पैच को समझने के लिए। तो इसका जो एरिया है, सरफेस एरिया है, वो मैंने ले लिया कि डीएस है। क्या है सरफेस एरिया, डीएस है। यहाँ की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो ये हमारे पास में दिया हुआ है ना। तो मैंने ये स्मॉल पैच यहाँ से लेकर यहाँ ले लिया है, और यहाँ की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी मैं कह रहा हूँ कि सिग्मा है। तो एक बात ध्यान रखना है यहाँ, दरअसल ये जो पॉइंट मैं यहाँ ले रहा हूँ, ये पॉइंट क्या है, यानी ये जो मैंने स्मॉल पैच लिया वो डीएस है। लेकिन इस डीएस के कंपैरिजन में भी ये पॉइंट क्या है, ऐसे समझो कि अगर ये स्मॉल पैच मान लो 1 mm का है, 1 mm स्क्वायर, ऐसे समझो कि 1 mm इस मान लो 1 mm स्क्वायर का है। हमारी बात सुन में, तो यानी इसका मतलब है कि ये जो डिस्टेंस है, यानी यहाँ से ये जो डिस्टेंस है, यहाँ से ये जो डिस्टेंस है, ये एक्चुअल में कितनी है, ये मान लो पिकोमीटर में है। तो हमारा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसका मतलब है कि इतना स्मॉल डिस्टेंस है। ये क्या है, मान लो पिकोमीटर मतलब 10⁻⁻12 मीटर है मान लो। यानी इसके कंपैरिजन में ये डिस्टेंस क्या काफी स्मॉल है, यानी इन डिस्टेंस के कंपैरिजन में ये स्मॉल पैच पे क्या लगेगा यहाँ, कि जैसे ये इनफाइनाइट शीट है, ये इसमें कॉन्सेप्ट है दरअसल। ठीक है, तो ये मतलब ये मान के चलना है अपने को, यानी ये जो डिस्टेंस मैं ले रहा हूँ यानी कितनी है, यानी एक तरह से इस इन डिस्टेंस से कंपैरिजन में ये स्मॉल पैच के साइज क्या मानना है, इनफाइनाइट मानना है। तो अगर इनफाइनाइट मानोगे तो स्मॉल पैच के जस्ट आउटसाइड अगर आप बात करोगे, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर मैं कहता हूँ सिग्मा है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी होगी अगर इनफाइनाइट मानेंगे तो, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और जस्ट इस साइड क्या होगी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको मैं ले रहा हूँ ईपी, यानी ये पैच की वजह से है, और ये भी किसकी वजह से, पैच की वजह से, यानी जस्ट इधर और जस्ट इधर, यानी इस पॉइंट और इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं। ये पॉइंट ये वाला पॉइंट है, और ये वाला पॉइंट ये वाला पॉइंट। ठीक है, यानी आप ये भी समझ सकते हो ऑलमोस्ट पास में मान लो दोनों पॉइंट है ना, लेकिन समझाने के लिए दूर दूर लिया मैंने। और ये जो रिमेनिंग बॉडी है, ये रिमेनिंग बॉडी मैं यहाँ ले लेता हूँ, यानी ये रिमेनिंग बॉडी इस तरह से मैं, ये पार्ट है, ये वाला पार्ट मैंने ऐसे ले लिया है ना। अब पूरा बॉडी नहीं बना रहा हूँ मैं यहाँ, ये पूरी बॉडी इस तरह से होगी। ये पूरी बॉडी तो सेम तो बन नहीं पाएगी, क्योंकि वैसे भी मैंने ऐसे आर्बिट्रेरी शेप में बनाया है। तो ये वाला पार्ट है वो। ठीक है, तो अब यहाँ ध्यान से देखो, ये पूरी बॉडी की जब आप बात करोगे तो इस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि नॉन यूनिफॉर्म है। तो अब इसका भी आप देखो कि इस पूरी रिमेनिंग बॉडी की वजह से जस्ट इस पॉइंट की बात करेंगे और जस्ट इसी पॉइंट की बात करेंगे, यानी ये दोनों पॉइंट की मैं ये बात कर रहा हूँ। तो आप देख रहे हो कि दोनों पॉइंट ऑलमोस्ट सेम ही पोजीशन पर ही है। इस रिमेनिंग बॉडी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस पर इधर ही होगा। क्या होगा, मान लेते हैं ए आर होगा, और इस पॉइंट पर भी इधर ही होगा, वो भी क्या होगा, ए आर ही होगा, क्योंकि दोनों की डिस्टेंस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। क्लियर। अब मैं बात कर रहा हूँ इस पॉइंट की, मैंने ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट में मान लेता हूँ कि P1 है, ये पॉइंट में मान लेता हूँ P1 है, और ये जो पॉइंट में मान लेता हूँ ये P2 है। यानी P1 क्या है, जस्ट इनसाइड, यानी पॉइंट P1 इज जस्ट इनसाइड द सरफेस ऑफ कंडक्टर, और पॉइंट P2 इज जस्ट आउटसाइड द
surface of the conductor. ओके, तो आप देखो कि जस्ट इनसाइड की बात करें तो जस्ट इनसाइड तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। यानी ये क्या हमारे पास में, दरअसल ये वाला पॉइंट क्या बोल रहा हूँ मैं यहाँ, ये P1 बोल रहा हूँ, और ये पहला पॉइंट क्या बोल रहा हूँ इसके लिए, P2 बोल रहा हूँ, और इसके लिए ये वाला पॉइंट क्या है, P1 है, और इसके लिए पॉइंट क्या है, P2 है। पॉइंट क्लियर है। अब P1 पे जाते हैं, तो P1 जस्ट इनसाइड का पॉइंट है, तो ध्यान से देखो रिमेनिंग बॉडी की वजह से इस पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या है, बाहर की तरफ है, इसकी वजह से P1 पे क्या है, अंदर की तरफ है, लेकिन जस्ट इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है यहाँ, जीरो है। तो सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सिंस इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट P1 इज जीरो, क्यों, क्योंकि इनसाइड का पॉइंट है, तो अगर यहाँ जीरो है इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ यानी ई इन या EP1 या ई इन ये जीरो है, जीरो होना ही चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि ER उधर है और EP इधर है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, EP माइनस ER, क्योंकि EP यानी इसका इधर है P1 पे और इसकी वजह से उधर है, दोनों मिला के क्या होना चाहिए यहाँ, जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो है। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों इक्वल है। इसका मतलब हुआ EP इक्वल टू क्या है यहाँ, ER, और EP की वैल्यू क्या हमारे पास में, EP की वैल्यू है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब रिमेनिंग बॉडी की वजह से भी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगी वहाँ, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है। क्लियर। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P2, तो वो कितना हो जाएगा, EP2 जो कि क्या है, आउटसाइड है, तो E आउटसाइड इक्वल टू क्या होगा, EP प्लस ER ना, क्योंकि इस पॉइंट पर अगर आप जाते हो, इसका भी बाहर की तरफ है, इसका भी बाहर की तरफ है, दोनों क्या हो गए, एड अप हो गए, यानी नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या मिल गया अपने को, तो हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि दोनों इक्वल ही है। तो आप देखोगे कि आउटसाइड, जस्ट आउटसाइड की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैंने लिखा है पॉइंट P2 इज जस्ट आउटसाइड, ध्यान रखना है। तो हमारे पास में आउटसाइड या P2 पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, जहाँ सिग्मा क्या है, सिग्मा है लोकल सरफेस चार्ज डेंसिटी, लोकल सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो ये हमारे पास में आ गया, सरफेस चार्ज डेंसिटी आ गई, ये लोकल सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसका मतलब ये भी हुआ कि हर पॉइंट पर अलग अलग फील्ड इंटेंसिटी होगी, क्यों, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी यहाँ, अलग अलग होगी। अभी उस पॉइंट पर भी आता हूँ मैं, पहले हम यहाँ इसी पॉइंट पर बात कर लेते हैं। अब ये जो स्मॉल पैच मैंने यहाँ रखा है, ये स्मॉल पैच को मैंने यहाँ बनाया है। अब इस स्मॉल पैच पर अगर हम बात करें कि कितना इलेक्ट्रोस्टेबल है, यहाँ कितना फोर्स इस पे लग रहा होगा, तो इसका चार्ज कितना है, क्योंकि हमने कितना लिया है, DS लिया है, तो सिग्मा इंटू DS, तो ये इस पे चार्ज आ गया, यानी फोर्स ऑन, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में है फोर्स ऑन स्मॉल पैच ड्यू टू रिमेनिंग बॉडी, ड्यू टू रिमेनिंग बॉडी। ओके, तो आप देख रहे हो कि इस पे फोर्स कितना आ रहा है, सिग्मा इंटू DS, ये तो चार्ज आ गया, और अगर इसको मैं ER से मल्टीप्लाई करूं, तो ये उसमें DF फोर्स होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इसकी साइज DS है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास में उस पर चार्ज, और ER से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि जो रिमेनिंग बॉडी उसी की वजह से, अपनी खुद की वजह से थोड़ी फोर्स आएगा, तो रिमेनिंग बॉडी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, तो ये फोर्स आएगा। अब इसी को क्या लिख सकते हैं, देखो DF बाई DS,
इक्वल टू सिग्मा इंटू ई आर की वैल्यू कितना है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है। इसका मतलब हुआ कि डी एफ बाई डी एस, और हमें ये मालूम है कि जो फोर्स यहाँ लग रहा है सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, प्रेशर ही तो हो गया। क्योंकि आपने को मालूम है कि कोई भी सरफेस पर अगर मान लो फोर्स लगता है, और अगर वो फोर्स उस सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो उसकी वजह से क्या आता है, प्रेशर आता है। तो प्रेशर क्या होता है उसकी वजह से, होता है डी एफ बाई डी एस, यानी परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से होता है। इसका मतलब हमारे पास ये क्या आ गया, ये आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। एक क्वेश्चन आया था एडवांस में, जो मैंने कहा था बाद में बताऊंगा, वो इसी से रिलेटेड था, है ना। तो ये हो गया हमारे पास में P इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाई टू एप्सिलॉन नॉट, जहाँ सिग्मा क्या है हमारे लिए, ये हमारे लिए लोकल सरफेस चार्ज डेंसिटी पहले लिखवा चुका हूँ मैं। तो ये फॉर्मूला था वो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में सिक्स में यहाँ हम लोग बात करेंगे, एक रिलेशन निकालेंगे, जो मैं कह रहा था कि जहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है, डेंसिटी क्या होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। उसको मैथमेटिकली प्रूव करेंगे हम लोग, ऐसा क्यों हो रहा है। यानी इस पे मैं बात करने जा रहा हूँ शेयरिंग ऑफ चार्जेस को लेकर। शेयरिंग ऑफ चार्जेस, ठीक है। तो इसमें क्या होगा शेयरिंग ऑफ चार्जेस में, कि हम लोग यहाँ दो स्पेयर ले रहा हूँ मैं, है ना। इसमें एक चीज और सीखेंगे यहाँ में, वो तो रेडियस ऑफ कर्वेचर वाला कॉन्सेप्ट तो पढ़ाऊंगा ही, साथ में हमने अगर मान लो जैसे दो आपको स्पेयर दिए हुए हैं, तो हमने एक क्वेश्चन किया था शुरुआत में, है ना, कि उन आपने देखा था कि दो आइडेंटिकल स्पेयर थे, एक को चार्ज किया था, एक को चार्ज नहीं किया था, स्मॉल बॉल थी मतलब वो। तो हमने जब उनको टच कराया था तो दोनों पे चार्ज हाफ हाफ आ गया था। तो क्यों हाफ हाफ आ गया था, वो एक्सप्लेनेशन भी मैं यही दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है शेयरिंग ऑफ चार्जेस में क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ, दो कंडक्टिंग स्पेयर है, इसकी जो रेडियस है वो मैंने मान लिया कि बी है, और ये दूसरा कंडक्टिंग स्पेयर है, इसकी रेडियस मैंने मान लिया कि ए है। लेकिन ये दोनों लार्ज डिस्टेंस पर रखे हैं, लार्ज डिस्टेंस पर रखे हैं, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ, मान लो ये हमारे पास में स्विच है, और यहाँ हम लोग ये डॉटेड लाइन इंडिकेट कर रहे हैं। डॉटेड लाइन का मतलब हुआ कि ये दोनों लार्ज डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। आ रही बात समझ में, दोनों कहाँ रखे हैं, तो these spares are, these spares are separated at large distance। ठीक है, बोल रहा हूँ मैं ऐसा क्योंकि जब इसको हमने चार्ज देंगे, मान लो मैंने Q1 चार्ज दिया, तो इस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होना चाहिए। जब ये लार्ज डिस्टेंस पर रखा तो उसका इस पर कोई इफेक्ट आएगा ही नहीं, क्योंकि ये भी कंडक्टर स्फीयर है, और ये भी कंडक्टिंग स्फीयर है, ये भी कंडक्टिंग स्फीयर है ना। तो कंडक्टर केस में क्या होता है कि जब इस चार्ज अगर इसको पास पर रखेंगे तो इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाता है। और इसका भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। यानी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो ही नहीं सकता, तो इनको लार्ज डिस्टेंस पर रखना पड़ेगा। तो यहाँ ये दोनों लार्ज डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, तो यहाँ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। सारा चार्ज क्या होगा, क्योंकि कंडक्टर है तो आउटर सरफेस पर होगा। चार्ज हमने इसको Q2 दिया हुआ है। अब यहाँ देखो, अभी हमने की को क्या है यहाँ, बिफोर, ये तो क्या है, बिफोर कनेक्टिंग दी की है, बिफोर कनेक्टिंग दी की SW, इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V1 इक्वल टू के Q1 बाई A, है ना। और इसका कितना हो जाएगा, V2 इक्वल टू के Q2 बाई B। यहाँ K की वैल्यू क्या है हमारे पास में, यहाँ K की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है हमारे पास। अब क्या करेंगे, अभी इसका पोटेंशियल अलग अलग है। अब एक चीज और ध्यान रखना है यहाँ कि जब अगर इन दोनों का पोटेंशियल सेम होता तो चार्ज का कभी भी रिडिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। लेकिन जब भी दो कंडक्टर का पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग होता है, अलग अलग होता है, और जब उनको कनेक्ट करते हैं तो चार्ज क्या करता है, फ्लो करता है, और तब तक फ्लो करता है कि जब तक कि दोनों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। तो ये एक और कॉन्सेप्ट इसमें आ गया। यानी इसका मतलब ये हुआ कि कंडक्टर्स को हमने कनेक्ट किया है तो फाइनली उनका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ये पॉइंट मैं भी नोट डाल के लिखवा दूंगा। तो यहाँ क्या होगा, दरअसल हम लोग इस की को क्लोज करेंगे। तो आफ्टर क्लोजिंग, आफ्टर क्लोजिंग दी ई के एस डब्ल्यू, तो यहाँ क्या होगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तो होगा। तो इस पे ये नहीं कह सकते लेकिन चार्ज दोनों इक्वल इक्वल हो जाएंगे, ये कहने का मतलब नहीं है। कॉन्सेप्ट है पोटेंशियल इक्वल होना, चार्ज इक्वल होना कॉन्सेप्ट नहीं है। यानी इस पे चार्ज आ जाएगा, मान लेते हैं Q2, और इस पर आ जाएगा Q1, और इसको हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, हमने यहाँ एस डब्ल्यू को कनेक्ट कर दिया, तो इसका पोटेंशियल हो जाएगा लेकिन बी के Q1/A, क्योंकि इसकी रेडियस ए है और इसकी रेडियस बी है। इसका पोटेंशियल हो जाएगा V इक्वल टू KQ2/B। ये दोनों क्या होंगे, पोटेंशियल सेम होंगे। तो जब भी दो कंडक्टर को कनेक्ट करेंगे तो पोटेंशियल क्या हो जाएंगे, उनके सेम हो जाएंगे, यानी दोनों कंडक्टर क्या होंगे, हमेशा सेम। एक नोट लिखवा देता हूँ मैं। whenever conductors are connected to each other, whenever conductors are connected to each other, their electric potential electric potential will be same। ठीक है, अब यहाँ दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो यानी V इक्वल टू क्या हमारे पास, तो सिंस KQ1/A इक्वल टू KQ2/B, तो हमारे पास आ गया Q1/A इक्वल टू Q2/B। ये क्वेश्चन नंबर 1। और हमने एक और कॉन्सेप्ट सीखा था कि चार्ज, नीदर चार्ज इज क्रिएटेड नॉट चार्ज इज destroyed, बट चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। इसका मतलब टोटल चार्ज क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में बात करी थी हमने। तो सिंस वी नो दी सिंस वी नो दी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो क्या हो जाएगा इस केस में, सिंस वी नो दी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो Q1 प्लस Q2 इक्वल टू क्या होगा, Q1 प्लस Q2, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो Q1 Q2 मिल जाएगा अपने को, फाइनल चार्जेस मिल जाएंगे। तो फ्रॉम
1 एंड 2, तो हमारे पास आ जाएगा Q1 प्लस Q2 इक्वल टू, Q1 को क्या रखेंगे हम लोग यहाँ, Q2A/B प्लस Q2 को बाहर लेंगे तो क्या मिलेगा, A+B/B। तो हमारे पास आ गया Q2 इक्वल टू Q1 प्लस Q2, B रखोगे तो Q1 क्या आ जाएगा, Q1 प्लस ये आ जाएगा हमारे पास में A/A+B। ओके। अब वहां देखो ध्यान से, अगर मैं कहता कि दोनों की रेडियस सेम है तो चार्ज क्या था दोनों पे मिला के, Q1 प्लस Q2, है ना, टोटल चार्ज कितना, Q1 प्लस Q2 दोनों पे। देखो रेडियस अगर सेम होती तो अगर मैं लिख दूं इफ A इक्वल टू अगर B होता, तो आप ध्यान से देखो Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू क्या आ रहा है यहाँ, देखो Q1 प्लस Q2/2 आ रहा है ना, तो इसलिए दोनों पे वहाँ चार्ज क्या हो गया था, हाफ हाफ हो गया था। क्यों, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल कहा था उसने, दोनों की रेडियस क्या थी, सेम थी। और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, इसके अकॉर्डिंग होगा, यानी शेयरिंग कैसे होगी, इसके अकॉर्डिंग होगी। ये जो कॉन्सेप्ट सीखा उसके अकॉर्डिंग अपने को चार्जेस का शेयरिंग करना है वो। ओके। अब ये तो पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट है कि एक रिलेशन निकालेंगे हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो ये फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो आप ध्यान से देखो Q1/A दिया है और Q2/B दिया है ना। अब यहाँ देखो, यानी हमारे पास में इस पे चार्ज Q1 आ गया, बाद में इस पे बाद में Q2 आ गया। तो अगर इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी में कहता हूँ सिग्मा 1 है, और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर मैं कहता हूँ सिग्मा 2 है, तो सिग्मा 1 क्या होगा यहाँ देखो, सिग्मा 1 होगा Q1/4πA² ना, और सिग्मा 2 क्या होगा, Q2/4πB² ना। मैं Q1 Q2 की वैल्यू यहाँ रख देता हूँ, तो आप देखोगे Q1 की वैल्यू क्या है यहाँ, सिग्मा 1/4πA² इक्वल टू Q2। Q2 क्या लिखेंगे, सिग्मा 2 4πB² क्या हो जाएगा हमारे पास में यहाँ बी, यानी 4π से 4π ऐसे है, तो कितना आ गया देखो यहाँ, सिग्मा 1A इक्वल टू सिग्मा 2B, ये आ गया हमारे पास में। और इसको आप लिख सकते हो सिग्मा 1A इक्वल टू सिग्मा 2B इक्वल टू, इसको लिख सकते हो कांस्टेंट। मतलब क्या हुआ, यानी सिग्मा 1 इक्वल टू क्या हो गया, कांस्टेंट। या सिग्मा 1 कर दो इसको, यानी सिग्मा 1 इक्वल टू क्या आ गया, कांस्टेंट। यानी आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ए क्या था, रेडियस ऑफ कर्वेचर थे वहां सरफेसेस की, उस सरफेस की जो पहला स्फेयर है दूसरा स्फेयर की है। इसका मतलब हुआ कि ये हमेशा कांस्टेंट होगा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट तभी एप्लीकेबल है जब कंडक्टर क्या होना चाहिए, आइसोलेट होना चाहिए। अब आप कहेंगे सर ये आइसोलेट तो नहीं था, ये आइसोलेट ही तो था। मैंने लार्ज डिस्टेंस पे ये कंडक्टर रखा हुआ था, इनके बीच की डिस्टेंस लार्ज अगर है, इसका इफेक्ट इस पर नहीं, इसका इफेक्ट इस पर नहीं है, तभी तो मैंने इसकी बात करी है। यानी कंडक्टर्स क्या होने चाहिए, आइसोलेटेड होने चाहिए। कंडक्टर क्या होने चाहिए, आइसोलेटेड होने चाहिए। ठीक है। तो यानी यहाँ लिख देते हैं नॉट व्हेन द कंडक्टर is isolated, then when the conductor is isolated, then surface charge density inversely, क्योंकि ये क्या हो गया एक तरह से, सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो रहा है देखो, रेडियस ऑफ कर्वेचर आ रहा है।
तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो मान लो जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूं मैं यहाँ, और ये जो कंडक्टर है आइसोलेटेड है। मान लो इस तरह का ये कंडक्टर है, तो आप देखोगे कि यहाँ डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या है, कम है। और यहाँ डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, ज्यादा है। तो अगर इस पॉइंट की बात करेंगे, अगर ये पॉइंट ए यहाँ की सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर मैं कहता हूँ सिग्मा ए है, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर इसके करस्पॉन्डिंग होगी ना। यानी ये कितना हो जाएगा हमारे पास में आर ए, और इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो इसके करस्पॉन्डिंग है। तो ये हमारे पास में क्या होगा, आर बी, और ये पॉइंट मान लेते हैं बी, यहाँ की सरफेस चार्ज डेंसिटी में कहता हूँ कि सिग्मा बी है। तो आप देखोगे कि सिग्मा ए, एक सॉरी, सिग्मा ए आर ए इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा बी आर बी, है ना। और ये मिला के क्या होगा, एक तरह से कांस्टेंट होगा। इसका मतलब है कि सिंस आर ए लेस देन आर बी, तो देर फोर सिग्मा ए ग्रेटर देन क्या होगा यहाँ, सिग्मा बी। तो ये कॉन्सेप्ट होगा इसका, सिग्मा ए ग्रेटर देन सिग्मा बी। ये है हमारे पास में, ठीक है। तो हमारे पास में दो चीजें हमने इसमें सीख ली है, कि एक तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, दूसरा हमने कि किस तरह से मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर और सरफेस चार्ज डेंसिटी में रिलेशन होगा। तो इस पॉइंट का ध्यान रखेंगे। ये मेन मेन पॉइंट से करवा दिए मैंने। अब नेक्स्ट है हमारे पास में, अब क्वेश्चन से कुछ क्वेश्चंस करवाने हैं मुझे यहाँ, कि कंडक्टर पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैं पहले स्फेयर का ले लेता हूँ, फिर प्लेट्स का ले लूंगा, कि कंडक्टिंग प्लेट्स पे कैसे होगा और स्फेयर के सरफेसेस पे कैसे होगा, कंडक्टिंग स्फेयर के केस में कैसा होगा। तो ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस ऑन दी